जैद, नहीं प्लीज। मुबशरा की आवाज कपकपाई और इसने पूरी कुव्वत से जैद के सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे धकेला। इसकी आंखों में खौफ का ऐसा साया था जिसे देखकर जैद जाफरी, जो जज्बात की रूह में बह रहा था, एक पल के लिए ठिठक गया। क्या हुआ मुबशरा? जैद की आवाज भारी और मखमूर थी, लेकिन मुबशरा ने जवाब देने के बजाय अपनी शॉल को सीने पर सख्ती से लपेटा और लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड से नीचे उतर गई। इसका सांस फूल रहा था और चेहरा जर्द पड़ चुका था। जैद ने हाथ बढ़ाकर इसे रोकना चाहा, मगर वो इसके हाथ की गिरफ्त में आने से पहले ही कमरे के दूसरे कोने की तरफ भागी और सीधी बाथरूम में घुस गई। दरवाजा लॉक होने की आवाज ने पुरतैश होटल के इस कमरे में छाई खामोशी को तोड़ दिया। जैद कुछ लम्हे वहीं बैठा रहा। इसकी समझ से बाहर था कि अभी क्या हुआ है। वो बिजनेस टाइकून जैद जाफरी था जिसकी एक नजर पर लोग फैसले बदल लेते थे, लेकिन आज एक मामूली सी लड़की ने इसे इस तरह रद्द किया था जैसे वो कोई अजनबी हो। इसने अपनी पेशानी पर बल डालते हुए गहरा सांस लिया और बालों में हाथ फेरते हुए बेड की पुश्त से टेक लगा ली। मुबशरा बेसन के ठंडे मार्बल को दोनों हाथों से जकड़े खड़ी थी, जैसे अगर इसे छोड़ा तो वो जमीन पर गिर जाएगी। इसने नजर उठाकर सामने लगे बड़े से शफाफ आईने में अपना अक्स देखा। बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें और चेहरे पर फैली वहशत कि मैं क्या कर रही हूँ। या अल्लाह, मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? इसके लबों से बेआवाज सिसकियां निकलने लगी। इसने नल खोला और ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे। शायद ये ठंडक इसके अंदर लगी आग को बुझा सके, लेकिन आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फूट फूट कर रो दी। ये वो आंसू थे जो पिछले एक महीने से इसके अंदर जमा हो रहे थे और आज जैद की गुर्बत के पहले ही लम्स ने इस बंध को तोड़ दिया था। ये पहली बार था कि कोई मर्द इसके इतना करीब आया था। वो जिस माहौल से आई थी वहां मर्द का साया भी गैर महरम समझा जाता था, और आज वो एक गैर मर्द के साथ एक बंद कमरे में थी। हालांकि वो इसका शौहर था, लेकिन ये कैसा शौहर था और कैसा निकाह था? इसकी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब वो जैद जाफरी के ऑफिस में पहली बार दाखिल हुई थी, 1 माह कबल। सर, एक लड़की आई है मुबशरा नाम है। वो कह रही है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। पीए ने इंटरकॉम पर इतला दी। भेज दो। जैद ने फाइल से नजर हटाए बगैर कहा। दरवाजा खुला और मुबशरा अंदर दाखिल हुई, सादा सी पुरानी चादर में लिपटी हुई और चेहरे पर ऐसी मासूमियत और बेबसी जो जैद जैसे दुनियादार इंसान की नजरों से छुप न सकी। बैठे। जैद ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मुबशरा डरते डरते कुर्सी के किनारे पर बैठ गई। जी सर, वो मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास अकाउंट्स की डिग्री है। और जैद ने हाथ उठाकर इसे रोका। इसने मुबशरा की सीवी पर एक सरसरी नजर डाली और फिर फाइल बंद करके मेज पर रख दी। इसकी गहरी सियाह आंखें मुबशरा के चेहरे का जायजा ले रही थी। मिस मुबशरा, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, लेकिन मेरे ऑफिस में फिलहाल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कुछ जगह खाली नहीं है। मुबशरा का चेहरा ऐसे बुझ गया जैसे इसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। इसके जहन में अहमद और इसकी छोटी बहन फारिया के फाका ज़दा चेहरे घूम गए। घर में राशन खत्म हुए 2 दिन हो चुके थे और मालिक मकान ने किराए के लिए आखिरी वार्निंग दे दी थी। सर प्लीज कोई भी काम दे दें, मैं फाइलिंग कर लूंगी, टाइपिंग कर लूंगी। मुझे पैसों की बहुत अशद जरूरत है। मेरी यतीम बहन भाई हैं। इसकी आवाज रंध गई और आंखों में आंसू तैरने लगे। जैद अपनी कुर्सी पर पीछे हुआ और कुछ देर इसे देखता रहा। इसने दुनिया देखी थी, वो चेहरों को पढ़ना जानता था। इस लड़की की आंखों में लालच नहीं बल्कि मजबूरी की इंतहा थी। मुबशरा जैद की आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी। बाहर की दुनिया में बहुत भेड़िए हैं। तुम जैसी मासूम लड़कियां जब इस तरह नौकरी की तलाश में निकलती हैं तो लोग इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मुबशरा ने हैरत से नजर उठाकर इसे देखा। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। जैद ने मेज पर उंगलियां
थपथपाते हुए कहा, मुझे एक ऐसे काबिल एतमाद शख्स की ज़रूरत है जो मेरे साथ साय की तरह रहे। लेकिन मसला ये है कि मैं बिजनेस ट्रिप्स पर अकेली लड़की को साथ नहीं रख सकता। दुनिया बातें बनाती है और मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है, ना ही मेरे पास इन जज्बाती ड्रामों के लिए वक्त है। मुबशरा खामोशी से सुनती रही, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, सिर्फ कागजों की हद तक, ताकि तुम मेरे साथ सफर कर सको और मेरे घर रह सको। इसके बदले जैद ने चेकबुक निकाली और एक हती रकम लिखकर चेक इसके सामने रख दिया। 1 महीना मेरे निकाह में रह लो, तुम्हारे बहन भाई जिंदगी भर ऐश करेंगे, तुम्हें कभी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुबशरा की नजरें इस चेक पर जम गईं। इतनी बड़ी रकम, इससे ना सिर्फ इनका घर खरीदा जा सकता था, बल्कि अहमद की तालीम और फारिया की शादी तक का इंतजाम हो सकता था। लेकिन सर, निकाह, इसके लिए बामुश्किल हिले। ये सिर्फ एक डील है, 1 महीने के बाद तलाक और तुम आजाद। मैं तुमसे कोई और तवक्को नहीं रखूंगा सवाए इसके कि तुम मेरे बिजनेस डिनर्स और मीटिंग्स में मेरे साथ रहो। ये दुनिया दिखावे की है मुबशरा, और मुझे एक ऐसी साथी चाहिए जो खामोश रहे और अपना काम करे। वो कमजोर लम्हा था, भूख, गुर्बत और बेघरी के खौफ ने इसकी गैरत और अना को दबा दिया। इसने लड़ते हाथों से वो चेक उठा लिया था और अब मुबशरा ने अपना भीगा हुआ चेहरा तौलिए से रगड़ा। वो निकाह खुफिया था, घर वालों से छुपकर इसने अपनी माँ और बहन भाइयों को झूठ बोला था कि इसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली है और वो 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जा रही है। घर वालों से झूठ बोलने का एहसास पहले ही जानलेवा था, लेकिन अब जैद का रवैया बदल रहा था। आज शाम जब वो इस बिजनेस ट्रिप पर आए और होटल के इस सूट में दाखिल हुए, तो जैद की नजरों में वो अजनबियत नहीं थी जो ऑफिस में होती थी। डिनर के बाद जब वो कमरे में आए तो जैद इसके करीब आया था। इसका रवैया नरम था। निकाह तो निकाह होता है ना, चाहे डील हो या कुछ और। जैद ने इसके कान में सरगोशी की थी जब इसने इसे अपनी बाहों के हसार में लिया था, और यही वो लम्हा था जब मुबशरा का जब्त टूट गया। वो पैसों के लिए अपना वक्त तो बेच सकती थी, अपनी आज़ादी गिरवी रख सकती थी, लेकिन अपना वजूद, वो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मुबशरा, जैद की आवाज़ अब कदरे सख्त थी। दरवाज़ा खोलो, बच्चों वाली हरकतें मत करो। मुबशरा का दिल हलक में आ गया। वो जानती थी कि वो इसकी कानूनी बीवी है, जैद का इस पर हक है। इसने पैसे लिए हैं, लेकिन इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था। मुबशरा, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझे होटल मैनेजमेंट को बुलाकर तुड़वाना पड़ेगा, और यकीनन तुम तमाशा नहीं चाहोगी, जैद ने वार्निंग दी। मुबशरा ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। दरवाज़ा खुला तो जैद सामने खड़ा था। इसने अपना कोट उतारकर कुर्सी पर फेंक दिया था और शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए हुए थे। इसके चेहरे पर गुस्से और उलझन के मिले जुले तासुरात थे, लेकिन जैसे इसकी नज़र मुबशरा पर पड़ी, इसका गुस्सा मद्धम पड़ गया। मुबशरा की आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। काजल फैलकर गालों पर आ गया था और वो सर्दी या खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। वो किसी मुजरिम की तरह नजरें झुकाए खड़ी थी। जैद ने गहरा सांस लिया और नरमी से इसके करीब आया। मुबशरा एक कदम पीछे हटी। तुम डर क्यों रही हो? जैद ने नरमी से पूछा, हालांकि इसकी आवाज में अब भी एक हाकमियत थी। मैं कोई जानवर नहीं हूँ मुबशरा। मैंने मैंने सिर्फ पैसों के लिए। मुबशरा की आवाज गले में फंस गई। मैंने अपनी मजबूरी बेची थी सर, अपना जिस्म नहीं। आपने कहा था ये सिर्फ एक डील है। जैद की आंखों में एक साया लहराया। वो चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा। इस लड़की की सादगी और खड़ी बात ने इसे लाजवाब कर दिया था। वो इन मॉडल्स और अमीर खवातीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो जैद की दौलत पर मरती थी। मैं जानता हूँ मैंने क्या किया था, जैद ने संजीदगी से कहा, और जेब में हाथ डालकर खिड़की की तरफ मुड़ गया, जहां से शहर की रोशनियां नजर आ रही थी। लेकिन निकाह के बाद कुछ हदूद कायम हो जाती है मुबशरा, और तुम मेरी बीवी हो। ये सच है, चाहे ये डील ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे लिए ये सच नहीं है, मुबशरा ने अचानक सर उठाकर कहा। इसकी आवाज में आंसुओं की नमी थी। मेरे लिए ये गुनाह है जो मैं अपने घर वालों से छुपा कर रही हूँ। हर लम्हा मुझे लगता है कि मैंने अपने मरहूम बाप की इज्जत नीलाम कर दी। आपके लिए बिजनेस ट्रिप है, मेरे लिए ये अजाब है सर।
जैद घूमा और इसके करीब आकर रुक गया। देखो मुबशरा, जैद ने हतमी लहजे में कहा, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद की है और बदले में तुम मेरा साथ दे रही हो। लेकिन वो रुका और इसकी आंखों में देखा। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। जैद जाफरी जो चाहता है हासिल कर लेता है, लेकिन भीख में मांगे हुए जज्बात या जबरदस्ती की कुर्बत मुझे पसंद नहीं है। मुबशरा ने हैरत से इसे देखा। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा। जैद ने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया और इसकी तरफ बढ़ाया। ये पियो और रिलैक्स हो जाओ। तुम सोफे पर सो सकती हो या बेड पर, मैं काउच पर सो जाऊंगा। मुबशरा ने लड़ते हाथों से ग्लास थामा। शुक्रिया सर। जैद, इसने तसी की। जब हम अकेले हों तो मुझे जैद कहा करो। वो ये कहकर अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुबशरा वहीं खड़ी से देखती रही। ये शख्स एक पहेली था। एक लम्हे में बेरहम बिजनेसमैन जिसने इसकी मजबूरी का सौदा किया, और दूसरे लम्हे में इतना मुहज्जिब कि इसके इनकार का एहतराम किया। रात गहरी हो रही थी और शहर की रोशनियां खिड़की के शीशे से झांक रही थी। मुबशरा ने सोफे पर दराज होकर आंखें मूंद ली, लेकिन नींद इससे कोसों दूर थी। इसे मालूम था कि ये तो भी शुरुआत है। 1 महीना, 30 दिन और 23 रातें। वो इस भेड़ियों की दुनिया में जैद जाफरी के हसार में थी, जो बज़ाहिर इसकी हिफाजत कर रहा था, लेकिन इस हिफाजत की कीमत इसे अपनी रूह पर खराशें डालकर अदा करनी पड़ रही थी। इसे नहीं मालूम था कि आने वाला कल इसके लिए क्या इम्तिहान लाएगा, लेकिन आज की रात वो अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो गई थी। मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ अब भी बैठा था। ये ये लिबास मैं ये नहीं पहन सकती जैद साहब, ये बहुत नामुनासिब है। मुबशरा की आवाज में लर्जिश थी और वो हाथों में पकड़े मखमली गाउन को इससे देख रही थी जैसे वो कोई सांप हो। वो शहर के महंगे तरीन सैलून के प्राइवेट रूम में खड़ी थी, जहां जैद इसे कुछ देर पहले छोड़कर गया था। नामुनासिब? जैद जो भी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था, इसकी बात सुनकर तंजिया हंसा। वो अब गहरे नीले रंग के 3 पीस सूट में मलबूस था और क़यामत ढा रहा था। देखो मुबशरा, आज की पार्टी मेरे लिए बहुत अहम है। वहाँ शहर की इलीट क्लास होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी देहाती लड़की की तरह नजर आए। ये जदीद कट का गाउन है, इसे पहन लो। बहस का वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन इसके बाजू और गला। मुबशरा ने रूहान से अंदाज में एहतजाज करना चाहा। इसने जिंदगी में कभी दुपट्टे के बगैर घर की दहलीज पार नहीं की थी, और आज इसे ऐसा लिबास पहनने का हुक्म दिया जा रहा था जो इसकी नज़र में बेपर्दगी की इंतहा था। जैद इसके करीब आया। इसकी आंखों में एक सर्द तासुर था। तुम्हें याद है ना हमारा मुआहदा? तुम मेरी बात मानोगी और मैं तुम्हारे घर का खर्च चलाऊंगा। ये सिर्फ एक रात की बात है, एक एक्टिंग है मुबशरा। जाओ और तैयार हो जाओ, मेकअप आर्टिस्ट इंतजार कर रही है। मुबशरा ने बेबसी से इस शख्स को देखा जो इसे खरीद चुका था। इसने सर झुका लिया और खामोशी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। 1 घंटे बाद जैद लाउंज में सोफे पर बैठा इंतजार कर रहा था। इसे देर हो रही थी। वो उठने वाला था कि ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला। मैं तैयार हूँ, एक मध्यम सी आवाज आई। जैद ने सर उठाकर देखा और इसी पल वक्त जैसे थम सा गया। वो जैद जाफरी था जिसने दुनिया भर की हसीन तरीन खवातीन को देखा था, मॉडल्स के साथ रैंप वॉक किए थे, लेकिन इस लम्हे सामने खड़ी मुबशरा ने इसके हवास पर एक अजीब सा सहर तारी कर दिया था। गहरे सुर्ख रंग का फर्श को छूता हुआ गाउन इसकी दूधिया रंगत पर गजब ढा रहा था। इसके लंबे स्याह बालों को एक नफीस जूड़े की शक्ल दे दी गई, जिसमें से चंद लटें आजाद होकर इसकी गर्दन पर झूल रही थीं। मेकअप आर्टिस्ट ने इसकी कुदरती खूबसूरती को छुपाने की बजाय इससे निखार दिया था। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में लगा काजल और लंबी पलकें किसी भी मर्द का दिल धड़का सकती थी। वो सिमटी सिमटी शर्माई हुई सी खड़ी थी, जो इसकी खूबसूरती में एक और जानलेवा इजाफा था। जैद टुकटुकी बांधे इसे देखता रहा। इसके दिल में एक अनजानी सी ख्वाहिश ने सर उठाया कि काश ये ड्रामा ना होता, काश ये हकीकत होती। चलें, मुबशरा ने इसकी खामोशी से घबरा कर पूछा। इसे लगा शायद इसे ये हुलिया पसंद नहीं आया। जैद चौंक कर होश की दुनिया में वापस आया। इसने गला खंकारा और अपनी टाई की नॉट दुरुस्त की। हाँ, ठीक लग रही हो, इतना भी बुरा नहीं है, चलो। इसने जानबूझकर लहजा सपाट रखा ताकि मुबशरा को इसके तासुरात का अंदाजा न हो सके।
लेकिन जब वो इसके करीब आई तो जैद को इसके बदन से उठती भीनी भीनी खुशबू ने एक लम्हे के लिए मदहोश कर दिया। पार्टी हॉल रोशनियों से नहाया हुआ था। अंदर दाखिल होते ही मुबशरा का दम घुटने लगा। ये एक अलग दुनिया थी। फानूस की तेज रोशनियां, मगरबी मौसीकी का शोर और मर्द खवातीन का आजादाना मेल जोल। हवा में महंगे परफ्यूम के साथ साथ सिगरेट और ममनुआ अल्कोहल की बू भी रची हुई थी। मुबशरा ने खौफजदा होकर जैद के बाजू को मजबूती से थाम लिया। जैद ने इसकी गिरफ्त महसूस की और अपना दूसरा हाथ इसके हाथ पर रखकर इसे तसल्ली दी। रिलैक्स, बस मुस्कुराती रहो, कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। जैद ने इसके कान में सरगोशी की। जैसे ही जैद जाफरी हॉल के बीच में पहुंचा, बहुत सी गर्दनें इनकी तरफ मुड़ी। जैद बिजनेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम था और आज इसके साथ मौजूद ये हसीनो जमील लड़की सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। अरे वाह, जैद ये चांद का टुकड़ा कहाँ छुपा रखा था यार? एक अधीर उम्र बिजनेसमैन ने हाथ में जाम थामे हुए कहा और इसकी नजरें मुबशरा के चेहरे से फिसलती हुई इसके लिबास पर जम गई। मुबशरा सिमट गई। इन मर्दों की नजरों में सताइश नहीं, हवस थी। वो इसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो गोश्त का कोई टुकड़ा हो जो नुमाइश के लिए रखा गया हो। मेरी वाइफ है मुबशरा जैद। जैद ने मुख्तसर तारुफ करवाया, लेकिन इसकी आवाज में एक इंतबा भी था। बहुत खुशकिस्मत हो जैद, भाभी तो बहुत खूबसूरत है, एक और नौजवान ने कहा जिसकी आंखें नशे में धुत थी। मुबशरा का जी चाहा जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। इससे वो हर नजर अपने जिस्म पर रेंगती हुई महसूस हो रही थी। इससे अपने लिबास की बेपर्दगी का शिद्दत से एहसास हो रहा था। जैद बिजनेस की बातें करने में मसरूफ हो गया, लेकिन इसने मुबशरा को अपने साथ लगाए रखा। थोड़ी देर बाद जैद को कुछ अहम क्लाइंट्स के साथ साइट पर जाना पड़ा। मुबशरा, तुम यहाँ सोफे पर बैठो, मैं बस 10 मिनट में आया। कहीं जाना मत। मुबशरा ने इस बात में सर हिलाया और हुजूम से हटकर एक कोने में पड़े सोफे पर बैठ गई। यहाँ से वो पूरी महफिल को देख सकती थी। वेटर्स ट्रे में मशरूब लिए घूम रहे थे। लोग कहके लगा रहे थे, लेकिन इन कहकों में खलूस नहीं था। ये सब मसनूई लोग थे। अभी से बैठे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक साया इसके सर पर मंडलाने लगा। इतनी हसीन लड़की और इतनी तन्हा, ये तो नाइंसाफी है। ब्यूटीफुल। मुबशरा ने चौंक कर ऊपर देखा। सामने एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में अल्कोहल का ग्लास था और वह लड़खड़ा रहा था। ये हुमायूं था, जैद का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल। इसे जैद की हर चीज से नफरत थी और जैद की हर कामयाबी से चुभती थी। मुबशरा ने नसें झुका ली और कोई जवाब नहीं दिया। हुमायूं ने इसे नजरअंदाज करते हुए सोफे पर इसके बिल्कुल साथ बैठने की कोशिश की। मुबशरा फौरन खड़ी हो गई। अरे अरे, नाराज क्यों हो रही हो जाने मन? हुमायूं ने इसका रास्ता रोका। इसके मुंह से बदबू के भभूके आ रहे थे जिससे मुबशरा को मतली होने लगी। मैं हुमायूं, इस शहर का बादशाह। जैद तो बस एक बच्चा है। आओ मेरे साथ डांस करो। इसने अपना हाथ मुबशरा की तरफ बढ़ाया। मुझे डांस नहीं आता और प्लीज आप मेरे रास्ते से हटे, मुबशरा ने सख्त लहजे में कहा और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन हुमायूं ने इसकी कलाई पकड़ ली। इतना गरूर! 2 टके की लड़कियां जब महंगे कपड़े पहन लेती हैं तो खुद को मलका समझने लगती हैं। चलो मेरे साथ। छोड़े मुझे, मुबशरा चिल्लाई। इसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हुमायूं की गिरफ्त मजबूत थी। इसकी आंखों से खौफ के आंसू निकल आए। आसपास खड़े चंद लोग मतवज्जो हुए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सब तमाशा देख रहे थे। अचानक हजूम छेड़ता हुआ जैद वहां पहुंचा। हाथ छोड़ो इसका, हुमायूं। जैद की आवाज इतनी गरजदार थी कि म्यूजिक भी धीमा पड़ गया। वो गुस्से से कांप रहा था। इसने दूर से हुमायूं को मुबशरा का हाथ पकड़े देख लिया था और इस मंजर ने इसके अंदर आग लगा दी थी। हुमायूं ने जैद को देखा और एक मकरूह हंसी हंसा। इसने मुबशरा का हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि इसे झटके से अपनी तरफ खींचा। ओहो जैद, तुम आ गए, हुमायूं ने नशीली आवाज में कहा। बड़ा अच्छा माल ढूंढ कर लाए हो इस बार। क्या रेट है इसका? मुझे भी बताओ, मैं डबल पेमेंट करूंगा। क्या है इस लड़की में जो तुम इतना भड़क रहे हो? एक आम सी स्कॉट ही तो है। स्कॉट का लफ्ज सुनते ही मुबशरा का रंग फक हो गया। इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे लगा जैसे किसी ने
भरी महफिल में इसे बरहना कर दिया। इसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। जैद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शट अप जैद, धारा, और अगले लम्हे इसका भारी मुक्का हुमायूं के जबड़े पर पड़ा। हुमायूं लड़खड़ा कर पीछे गिरा और साथ ही टेबल पर रखे शीशे के ग्लास चकनाचूर हो गए। हॉल में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। म्यूजिक बंद हो चुका था। सबकी सांसें रुक गईं। जैद आगे बढ़ा और हुमायूं के गिरबान को मुट्ठी में जकड़ कर इसे उठाया। इसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। अपनी बकवास जुबान को लगाम दो हुमायूं सिकंदर, वरना मैं इसे खींच लूंगा। जैद की आवाज में ऐसी दहशत थी कि हुमायूं का नशा हिरन हो गया। जिस लड़की के बारे में तुम बकवास कर रहे हो वो कोई स्कॉट नहीं है, वो मेरी बीवी है, मिसेस मुबशरा जैद जाफरी। जैद के अल्फाज हॉल की छत से टकराकर गूंजे। महफिल में मौजूद लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। वो जैद जाफरी जिसे शादी के नाम से चिढ़ थी, जो कभी किसी लड़की को संजीदगी से नहीं लेता था, आज भरी महफिल में एक आम से दिखने वाली लड़की को अपनी बीवी तस्लीम कर रहा था, और वो भी इतनी शिद्दत के साथ। मुबशरा जो खौफ से कांप रही थी, जैद के मुंह से ये अल्फाज सुनकर पत्थर की हो गई। इसने हैरत और बेयकीनी से जैद की पुश्त को देखा। वो शख्स जो इसे कह रहा था कि ये सिर्फ एक डील है, आज इसकी इज्जत के लिए एक तूफान से टकरा गया था। हुमायूं ने खून थूकते हुए हैरत से जैद को देखा। बीवी, तुमने शादी कर ली? जैद ने इसे हकारत से धक्का देकर जमीन पर गिराया। आइंदा अगर तुम्हारी गंदी नजर को इस पर पड़ी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसने मुड़कर मुबशरा को देखा, जो अभी तक सदमे की कैफियत में थी। जैद ने अपनी जैकेट उतारी और मुबशरा के कंधों पर डाल दी, जैसे इस दुनिया की नजरों से छुपा रहा हो। चलो। जैद ने इसका हाथ थामा। इस बार इसकी गिरफ्त में एक अजीब सी हिफाजत और मलकियत का एहसास था। वो इसे लेकर हॉल से बाहर निकल गया। पीछे लोग भी अभी तक बुत बने खड़े थे। कार में बैठने तक दोनों खामोश रहे। मुबशरा के आंसू अब भी बह रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। आपने आपने सबके सामने, मुबशरा ने बिलाखिर हिम्मत करके मध्यम आवाज में कहा। जैद ने सीट की पुश्त पर सर टिका रखा था और आंखें बंद की हुई थी। मैंने जो किया वो जरूरी था। मेरी चीज पर कोई मैली नजर डाले ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। इसने मेरी चीज कहा था, मेरी बीवी ने। लेकिन मुबशरा के लिए इतना ही काफी था कि इस अजनबी शख्स ने इसकी इज्जत बचा ली थी। वो जैद के चेहरे को देखती रही, जो अंधेरे में और भी पुरस्कार लग रहा था। आज रात इसने जैद का एक और रूप देखा था, एक ऐसा रूप जो खौफनाक भी था और किसी हद तक काबिले भरोसा भी। रात का आखिरी पहर था। पार्टी से वापसी के बाद दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मुबशरा शीशे के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। इसकी नजरें बार बार आईने में अपने अक्स पर पड़ रही थी, लेकिन जहन में वही मंजर घूम रहा था जब जैद ने हुमायूं के गिरबान पर हाथ डाला था और कहा था, ये मेरी बीवी है। इस जुमले ने मुबशरा के दिल के बंजर जमीन पर जैसे पहली बारिश कर दी थी। अचानक इसे अपने पीछे जैद का अक्स दिखाई दिया। वो खामोशी से इसके पीछे आकर रुक गया था। मुबशरा का दिल जोर से धड़का। इसने पलटना चाहा, लेकिन जैद ने नरमी से इसके कंधों पर हाथ रखकर इसे वहीं रोक दिया। थक गई हो? जैद की आवाज सरगोशी की सूरत में इसके कान से टकराई। इस लहजे में वो हाकमियत नहीं थी जो हमेशा होती थी। जी, मुबशरा ने बामुश्किल जवाब दिया। जैद ने इसके कंधे पर से गाउन का स्ट्रैप जरा सा सड़काया। मुबशरा का सांस रुक गया। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन आज वो नहीं हट सकी। इसकी आंखों के सामने बार बार जैद का वो गजबनाक चेहरा आ रहा था, जो इसकी इज्जत के लिए दुनिया से लड़ गया था। इस एहसास ने कि कोई है जो इसकी ढाल बना खड़ा है। मुबशरा की मज़ाहमत को पिघला दिया था। वो मर्द जो इसे हमेशा एक सौदागर लगता था, आज इसे अपना मुहाफिज लग रहा था। जैद ने इसकी खामोशी को इसकी रजामंदी समझा। इसने इसे अपनी तरफ मोड़ा। मुबशरा ने नजरें झुका ली। इसके गालों पर शर्म की लाली फैल गई। जब जैद ने इसे अपने हसार में लिया तो एक बार मुबशरा ने अपनी आंखें मूंद कर अपना सर इसके सीने पर टिका दिया। इस रात वो दो अजनबी नहीं थे, बल्कि मियाँ बीवी थे, जो एक दूसरे की कुर्बत में सकून तलाश कर रहे थे। सुबह की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो मुबशरा की आंख खुली। इसने पहलू बदल कर देखा। जैद गहरी नींद में था।
गुज़िश्ता रात की यादें जैसे इसके ज़हन में उमड़ी वो पानी पानी हो गई। एक शदीद झिझक और हया ने इसे घेर लिया। वो दबे पांव बिस्तर से उतरी और वॉशरूम में बंद हो गई। जब वो बाहर निकली तो ज़ैद जाग चुका था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मुबशरा को देखते ही वो रुका, दोनों की नज़रें मिली। मुबशरा फ़ौरन नज़रें चुरा गई और ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें दुरुस्त करने लगी। ज़ैद के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसने फ़ोन रखा और इसके पास आया। तैयार हो जाओ, हमें नाश्ता करना है। इसका लहजा नॉर्मल था लेकिन इसमें एक अपनाइयत थी। मुझे भूख नहीं है, आप कर लें। मुबशरा ने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा। वो इसका सामना करने से कतरा रही थी। मुबशरा, ज़ैद ने इसका नाम पुकारा। रात के बाद हम अजनबी नहीं रहे, मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है। मुबशरा का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं ज़रा नीचे लॉबी तक जा रही हूँ, मुझे घुटन हो रही है कमरे में। वो बौखलाहट में कोई भी बहाना बनाकर तेजी से कमरे से निकल गई। ज़ैद इसे जाते हुए देखता रहा, फिर इसने कंधे उचकाए और अपनी बिजनेस सूट की तरफ मतवज्जो हो गया क्योंकि इसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना था। लॉबी में पहुंचते मुबशरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ लोगों का हुजूम था और वो अकेली खुद को गैर महफूज महसूस कर रही थी। इसने सोचा कि वापस ऊपर चली जाए लेकिन लिफ्ट का इंतजार करते हुए इसकी नज़र सामने कॉफ़ी शॉप पर पड़ी। वहाँ हुमायूं बैठा था। मुबशरा का खून खुश्क हो गया। वो फौरन पलटी ताकि इसकी नज़र ना पड़े लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हुमायूं उसे देख चुका था। इसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी और वो अपनी जगह से उठा। मुबशरा ने तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया लेकिन हुमायूं ने इसे रास्ते में जा लिया। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? हुमायूं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसके जबड़े पर अब भी हल्की सूजन थी जो ज़ैद के मुक्के की निशानी थी। मेरे रास्ते से हटे, मुबशरा ने मजबूत लहजे में कहा, हालांकि इसका दिल खौफ से कांप रहा था। बड़ा मान है ना तुम्हें अपने इस नाम नहाद शौहर पर, हुमायूं ने तंजिया अंदाज में कहा। लेकिन तुम जानती नहीं हो ज़ैद जाफरी को। वो एक नंबर का फ्रॉड है। ये निकाह, ये मोहब्बत का ड्रामा सब झूठ है। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि इसने तुमसे निकाह का कोई सबूत नहीं रखा होगा, सिर्फ एक कोरे कागज पर दस्तखत करवाए होंगे। मुबशरा के कदम रुक गए। हुमायूं की बात सीधी इसके दिल पर लगी थी क्योंकि निकाह वाकई बहुत सादगी से और खुफिया हुआ था। लेकिन इसने अपने चेहरे पर तासुरात नहीं आने दिए। मुझे आपके किसी सबूत या आपकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है, मुबशरा ने इसे घूरते हुए कहा। ज़ैद मेरे शौहर हैं और वो जैसे भी हैं आपसे बेहतर हैं। रात इन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत कम था, आप इसी लायक थे। हुमायूं का गुस्सा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। एक मामूली सी लड़की से यूं जवाब देगी, इसे सोचा भी नहीं था। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। हुमायूं ने गुर्रा कर इसका बाजू दबोच लिया। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुबशरा की चीख निकलते निकलते रह गई। अब अगर तुमने या तुम्हारे शौहर ने मेरे सामने सर उठाया तो मैं वो हशर करूंगा। ये छोड़े मुझे, मुबशरा ने पूरी कुव्वत लगाकर अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़वाया। तुम्हें देख लूंगा। बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस गलत फहमी में जी रही हो, हुमायूं ने धमकी दी। मुबशरा ने मुड़कर नहीं देखा और भागती हुई लिफ्ट में घुस गई। जब वो कमरे में पहुंची तो ज़ैद वहीं सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मुबशरा को हाँफते हुए देखकर वो चौंक गया। क्या हुआ मुबशरा, तुम ठीक तो हो? ज़ैद ने तशवीश से पूछा और इसकी तरफ बढ़ा। तुम इतना क्यों हाँफ रही हो? मुबशरा के हलक में अल्फाज फंस गए। अगर इसने ज़ैद को बता दिया कि हुमायूं ने नीचे इसका रास्ता रोका था और बदतमीजी की थी तो ज़ैद अभी नीचे जाएगा और हुमायूं को जान से मार देगा। वो जानती थी कि ज़ैद का गुस्सा कितना तेज है। वो नहीं चाहती थी कि ज़ैद किसी बड़ी मुश्किल में फंसे। कुछ कुछ नहीं, मुबशरा ने झूठ बोला। बस लिफ्ट खराब थी तो सीढ़ियों से आ गई, इसलिए सांस फूल गया है। ज़ैद ने मशकूक नज़रों से इसे देखा। लिफ्ट खराब थी? 5 स्टार होटल में वो रश बहुत था, मुझे घबराहट हो रही थी। मुबशरा ने बात संभाली और जल्दी से पानी का ग्लास उठाकर पीने लगी। ज़ैद कुछ लम्हे इसे देखता रहा। इसे यकीन तो नहीं आया लेकिन इसने कुरेदना मुनासिब ना समझा। खैर, तैयार हो जाओ, हमें एक मीटिंग में जाना है और इस बार तुम मेरे साथ ही रहोगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुबशरा ने अस्वात में सर हिला दिया। इसने बात छुपा ली थी और ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
अगले दिन दोपहर का वक्त था। जैद की मीटिंग शहर के एक बड़े प्लाजा में थी। मीटिंग कामयाब रही थी और जैद काफी अच्छे मूड में था। मुबशरा इसके साथ थी, खामोश लेकिन पुरसकून। वो अब खुद को जैद के साथ महफूज समझने लगी थी। चलो अब लंच करते हैं, जैद ने फाइल बंद करते हुए कहा और दोनों इमारत से बाहर पार्किंग की तरफ आए। अभी वो गाड़ी के करीब पहुंचे ही थे कि पीछे से एक आवाज आई, अरे जैद तुम यहाँ। जैद मुड़ा। इसका एक पुराना दोस्त वहां खड़ा था। ओ हारिस, क्या हाल है यार। जैद गर्म जोशी से इसकी तरफ बढ़ा और इसे गले लगाया। वो बातों में मसरूफ हो गए। मुबशरा थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ी हो गई। वो उनकी बातों में मुदाखलत नहीं करना चाहती थी। वो गाड़ी की दूसरी तरफ एक सतून के पास खड़ी जैद का इंतजार करने लगी। पार्किंग में हल्की रोशनी थी और यह हिस्सा कदरे सुनसान था। जैद बातों में मगन था, इसका रुख मुबशरा की तरफ नहीं था। मुबशरा ने अपना फोन निकालकर टाइम देखा। अचानक इसे महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई है। इससे पहले कि वो मुड़ती या चीख मारती, एक मजबूत हाथ ने पीछे से इसका मुंह दबोच लिया। एक अजीब सी कड़वी बू इसके नथनों से टकराई। मुबशरा ने तड़प कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ने वाली की गिरफ्त फौलादी थी। इसने जैद की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, इससे पुकारना चाहा, लेकिन आवाज हलक में घुट कर रह गई। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी मंजर जो इसने देखा वो जैद का कहका लगाता हुआ चेहरा था, जो अपने दोस्त से बात कर रहा था, इस बात से बेखबर कि इसकी दुनिया लुटने वाली है। इसके हाथ से महंगा पर्स छूटकर जमीन पर गिर गया। पकड़ने वाले ने इसे घसीट कर करीब खड़ी एक स्याह वैन में डाला। वैन का दरवाजा फौरन बंद हुआ और गाड़ी वहां से हवा हो गई। ये सब कुछ चंद सेकंड्स में हुआ। इधर जैद ने दोस्त से मुसाफा किया, अच्छा यार फिर मिलते हैं, मेरी वाइफ इंतजार कर रही है। वो मुस्कुराते हुए मुड़ा। मुबशरा चलो। इसके अल्फाज हवा में मौलिक रह गए। जहां मुबशरा खड़ी थी वहां अब सिर्फ खाली जगह थी। जैद ने इधर उधर देखा। मुबशरा, इससे लगा शायद वो गाड़ी में बैठ गई है। इसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो भी खाली था। मुबशरा, इसने ऊंची आवाज में पुकारा। दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। वो गाड़ी के दूसरी तरफ गया। वहां जमीन पर मुबशरा का पर्स पड़ा था, जिससे कुछ चीजें बाहर बिखरी हुई थी। जैद का दिल धक से रह गया। इसने झुककर पर्स उठाया। ये वही पर्स था जो इसने खुद इसे दिलाया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैद ने वहशत से इधर उधर देखा। पार्किंग के गार्ड्स दूर खड़े थे। वो चीखा, सिक्योरिटी रोको इस गाड़ी को, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैद वहीं घुटनों के बल बैठ गया। इसके जहन में फौरन हुमायूं का मनहूस चेहरा उभरा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा जैद। हुमायूं के अल्फाज इसके कानों में गूंजे। गुस्सा, पछतावा और खौफ, तीनों जज्बात ने जैद को अपनी लपेट में ले लिया। मुबशरा, जिसे वो अपनी हिफाजत में समझ रहा था, इसकी आंखों के सामने से गायब हो गई थी और इसे एहसास हुआ कि वो लड़की अब इसके लिए सिर्फ एक डील नहीं रही थी, बल्कि इसकी जिंदगी बन चुकी थी। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा मुबशरा, ख्वाह मुझे पूरी दुनिया को आग ही क्यों न लगानी पड़े। तो जैद ने दांत पीसते हुए कसम खाई। इसकी आंखों में वहशत उतर आई थी। सर में उठने वाली शदीद टीसों ने मुबशरा को होश की दुनिया में वापस आने पर मजबूर किया। इसने बामुश्किल अपनी भारी पलकें उठाई। आंखों के सामने अभी भी धुंधलाहट थी। वो किसी सख्त और नामानूस बिस्तर पर पड़ी थी और कमरे में एक अजीब सी सीलन की बू थी। जाग गई शहजादी? एक जानी पहचानी और मकरू आवाज इसके कानों से टकराई, जिसने इसके हवास बहाल कर दिए। मुबशरा ने झटके से सर घुमाकर देखा। कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर हुमायूं बैठा सिगरेट की कश लगा रहा था। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और आंखों में वही हवस थी जिसे देखकर मुबशरा की रूह कांप जाती थी। मुबशरा फौरन उठकर बैठ गई। इसका सर चकरा रहा था, लेकिन खतरे के एहसास ने इसे चौकन्ना कर दिया था। इसका दुपट्टा बिस्तर के किनारे लटक रहा था। इसने जल्दी से दुपट्टा खींचकर खुद को ढांपा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुबशरा की आवाज खुश्क थी, लेकिन इसमें खौफ के साथ साथ नफरत भी थी। जैद तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हुमायूं, मुझे जाने दो।
हुमायूं ने सिगरेट का टुकड़ा फर्श पर फेंक कर इसे जूते की नोक से मसला और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड के करीब आया। जैद, इसने कहका लगाया, जैद अब तक तुम्हें भूल चुका होगा मेरी जान, और अगर नहीं भी भूला तो जब तक वो यहाँ पहुंचेगा तब तक तुम इसके लायक नहीं रहोगी। मुबशरा पीछे खिसकती गई, यहाँ तक कि इसकी कमर बेड ग्राउंड से जा लगी। दूर रहो मुझसे। हुमायूं ने झुककर बेड पर हाथ रखा और अपना चेहरा मुबशरा के करीब ले गया। मैं तो बस चंद लम्हे तुम्हारे इस खूबसूरत बदन के साथ खेलना चाहता था, प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन तुमने मेरी कदर नहीं की। तुमने इस पार्टी में सबके सामने मेरी तस्लील की, इस जैद के लिए। वो मेरे शौहर हैं और तुम एक घटिया इंसान हो। मुबशरा ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हालांकि इसका दिल सीने में किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। हुमायूं के चेहरे का जाविया बिगड़ गया। इसने अचानक हाथ बढ़ाकर मुबशरा के जबड़े को दबोच लिया। इसकी उंगलियां इसके जिल्द में पेवस्त हो गईं। शौहर, इसने हकारत से कहा, आज रात मैं तुम्हें बताऊंगा कि मर्द क्या होता है। मैंने सोचा था कि नरमी से पेश आऊंगा, लेकिन अब मैं जबरदस्ती करूंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। तुम्हारी चीखें इस फार्म हाउस की दीवारों से बाहर नहीं जाएंगी। मुबशरा की आंखों में खौफ के साए गहरे हो गए। वो जानती थी कि वो एक दरिंदे के रहमो करम पर है। हुमायूं ने अपना हाथ इसके गाल पर फेरते हुए इसे छुआ। ये लम्स इतना नापाक था कि मुबशरा को उबकाई आने लगी। इसे नफरत से अपने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। आज की रात तैयार रहना, हुमायूं ने सरगोशी की। अभी मुझे कुछ काम है, लेकिन रात का पहला पहर सिर्फ तुम्हारे और मेरे नामों का। वो एक जोरदार कहका लगाता हुआ मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बाहर से लॉक करने की आवाज ने मुबशरा की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। जैसे वो अकेली हुई, इसका जब टूट गया। वो घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो दी। जैद, खुदा के लिए आ जाए, मुझे बचा ले। शहर की सड़कों पर जैद जाफरी की गाड़ी किसी तूफान की तरह दो रही थी। इसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे हुए थे और टाई की नौक ढीली हो चुकी थी। वो पिछले 3 घंटों से पागलों की तरह शहर की खाक छान रहा था। इससे अपने जराए, पुलिस के आला अफसरान और प्राइवेट डिटेक्टोर्स से सबको अलर्ट कर दिया, लेकिन अभी तक हुमायूं का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसका मोबाइल बजा। इसने झपट कर कॉल रिसीव की। मिली लोकेशन, वो धारा, सर हुमायूं साहब अपने घर पर नहीं है और ना ही ऑफिस में। इनका फोन भी बंद जा रहा है। दूसरी तरफ से इसकी सिक्योरिटी इंचार्ज की सहमी हुई आवाज आई, मुझे बहाना नहीं चाहिए, मुझे वो कमीना चाहिए अभी इसी वक्त। जैद ने पूरी कुव्वत से फोन डैशबोर्ड पर मारा। इसके ज़हन में हर तरह के वसवसे आ रहे थे। मुबशरा का मासूम चेहरा इसकी नजरों के सामने घूम रहा था। इससे वो लम्हा याद आया जब मुबशरा ने पार्टी में इसका हाथ थामा था, जब रात इसके सीने पर सर रखकर सोई थी। मैंने इसे अकेला क्यों छोड़ा? क्यों? जमीर की मलामत इसे अंदर ही अंदर खा रही थी। अचानक इसके दिमाग में एक झमाका हुआ। इस पार्टी का मेजबान दानियाल हुमायूं इसी के साथ आया था, और दानियाल हुमायूं का करीबी दोस्त भी था और बिजनेस पार्टनर भी। इसे यकीनन मालूम होगा कि हुमायूं के ठिकाने कहाँ कहाँ हैं। जैद ने गाड़ी का रुख मोड़ा और एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया। दानियाल अपने डाइनिंग रूम में इत्मीनान से बैठा कॉफी पी रहा था जब अचानक इसके घर का मेन गेट जोरदार आवाज से खुला और जैद जाफरी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। मुलाजिम इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैद इन्हें धकेलता हुआ आगे बढ़ा। जैद, तुम यहाँ? दानियाल हैरत से खड़ा हुआ। जैद ने कोई बात नहीं की, सीधा इसके पास गया और इसका गिरबान पकड़कर इसे सोफे पर पटक दिया। बताओ मुझे दानियाल, हुमायूं कहाँ है? जैद की आवाज में एक ललकार थी। तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। दानियाल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। जैद ने मेज पर पड़ा कांच का गुलदान उठाया और दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। ये तो सिर्फ ट्रेलर था दानियाल, अगला वार तुम्हारे सर पर होगा। मुझे अभी इसी वक्त हुमायूं की लोकेशन चाहिए, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा। ये तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। मेरी बीवी इसके पास है। दानियाल जैद की आंखों में देखकर सहम गया। इसने जैद को गुस्से में देखा था, लेकिन ऐसा जुनून, ऐसी वहशत कभी नहीं देखी थी। वो समझ गया कि जैद इस वक्त मारने या मरने पर तुला हुआ है। देखो देखो, पुरसकून हो जाओ। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन झूठ मत बोलो। जैद ने इसका गला दबा दिया। इसके खुफिया ठिकाने कहाँ हैं? वो उसे कहाँ ले जा सकता है? बोलो। फार्म हाउस? दानियाल की सांस रुकने लगी। शहर से बाहर साउथ रोड पर इसका पुराना हाउस है। वो अक्सर वहीं जाता है जब इसे गायब होना हो। जैद ने इसे झटके से छोड़ा। अगर वहां वो ना मिला तो मैं वापस आऊंगा।
तान्या और फिर तुम नहीं बचोगे। जैद पलटा और भागता हुआ बाहर निकल गया। इसके पास वक्त बहुत कम था। सूरज गरूब हो चुका था और रात का अंधेरा फैल रहा था, जो मुबशरा के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। फार्म हाउस वीराने में वाक़ था। चारों तरफ ऊंची दीवारें और घने दरख्त थे। रात गहरी हो चुकी थी। मुबशरा कमरे के कोने में सिमटी बैठी थी। इसकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थीं। हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी धड़कनें बंद हो रही थीं। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, जो माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थीं। अचानक कदमों की आवाज आई। मुबशरा का दिल हलक में आ गया। दरवाजे का लॉक खुला। हुमायूं अंदर दाखिल हुआ। इसने लिबास तब्दील कर लिया था और अब वो मजीद खतरनाक लग रहा था। इसके हाथ में अल्कोहल का ग्लास था। इसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और चाबी अपनी जेब पे डाली। इंतजार की घड़ियां खत्म जाने में हुमायूं मुस्कुराया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। खबरदार आगे मत आना। मुबशरा खड़ी हो गई। इसने कांपते हाथों से करीब पड़ा लैंप उठा लिया। अगर करीब आए तो मैं मार दूंगी। हुमायूं जोर से हंसा। अरे वाह, बिल्ली के पंजे निकल आए। मुझे ऐसी जंगली बिल्लियां पसंद हैं। वो तेजी से आगे बढ़ा। मुबशरा ने लैंप इसकी तरफ फेंका, लेकिन हुमायूं ने हाथ से रोक दिया। लैंप जमीन पर गिरकर टूट गया। अगले लम्हे हुमायूं ने मुबशरा की कलाई पकड़ ली और इसे अपनी तरफ खींचा। छोड़ो मुझे कमीने इंसान। मुबशरा ने चीख कर इसके सीने पर मुक्के बरसाए, लेकिन इसकी ताकत हुमायूं के मुकाबले में कुछ नहीं थी। चीखो जितना चीख सकती हो, चीखो। मुझे तुम्हारी चीखें सुनने का बहुत शौक है। हुमायूं ने इसे बेड की तरफ धकेला। मुबशरा गिरते गिरते संभली। इसका दुपट्टा हुमायूं के हाथ में रह गया। वो खौफ से कांप रही थी। हुमायूं इसके करीब आया और इसे दबोचने की कोशिश की। मुबशरा ने पूरी ताकत से मज़ाहमत की। इसके नाखून हुमायूं के चेहरे पर लगे, जिससे खून की लकीर बन गई। तुम्हारी ये जुर्रत! हुमायूं गुस्से से पागल हो गया। इसने मुबशरा को बालों से पकड़कर झटका दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुबशरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मदद! जैद! हुमायूं ने इसे बिस्तर पर गिराया और इसकी तरफ झुका। मुबशरा ने आंखें बंद कर ली। इसे लगा सब खत्म हो गया। अचानक कमरे का भारी दरवाजा एक खौफनाक धमाके से खुला। कमरे का लॉक टूटकर दूर जा गिरा। हुमायूं चौंक कर मुड़ा। दरवाजे के बीचों बीच धुएं और मिट्टी के गुबार में जैद जाफरी खड़ा था। इसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। शर्ट पसीने से शराबूर थी और आंखों में ऐसा लावा उबल रहा था जो सब कुछ भस्म कर देने को तैयार था। जैद! हुमायूं के मुंह से बेयकीनी से निकला। वो शॉक्ड होकर पीछे हटा। मुबशरा ने आंखें खोली। सामने जैद को देखकर अपनी बनाई पर यकीन नहीं आया। वो कांपती हुई उठी। जैद! जैद की नजर मुबशरा पर पड़ी। इसके बिखरे बाल, फटी हुई कमीज की आस्तीन और चेहरे पर फैली वहशत ने जैद के अंदर के जानवर को जगा दिया। हुमायूं! जैद एक जख्मी शेर की तरह धारा और एक ही जस्त में इस तक पहुंचा। इससे पहले कि हुमायूं संभल पाता, जैद ने इसे कॉलर से पकड़कर उठाया और पूरी कुव्वत से दीवार के साथ दे मारा। हुमायूं का सर दीवार से टकराया और वो कड़ा उठा, लेकिन जैद रुकने वाला नहीं था। इसने हुमायूं को जमीन पर गिराया और इसके ऊपर बैठकर मुक्कों की बारिश कर दी। मैंने कहा था मेरी चीज को हाथ मत लगाना। जैद हर लफ्ज के साथ एक मुक्का इसके मुंह पर मारा था। तुमने मेरी बीवी को छूने की जुर्रत कैसे की? कैसे? हुमायूं का चेहरा खूनम खून हो गया। वो बेबसी से हाथ पांव चला रहा था, लेकिन जैद का गुस्सा आसमान को छू रहा था। मुबशरा जो अभी तक सदमे में थी, जैद की यह हालत देखकर डर गई। ऐसे लगा जैद इसे जान से मार देगा। जैद रुक जाएं, जैद प्लीज। वो रोते हुए आगे बढ़ी और जैद के बाजू को पकड़ा। मुबशरा के लम्स ने जैद को जैसे होश दिलाया। इसका उठा हुआ हाथ हवा में रुक गया। इसने नीचे हुमायूं को देखा, जो नीम बेहोश हो चुका था। फिर इसने मुड़कर मुबशरा को देखा। मुबशरा बुरी तरह कांप रही थी। जैद फौरन हुमायूं को छोड़कर खड़ा हुआ। इसने आगे बढ़कर मुबशरा को अपनी बाहों में समेट लिया। मैं आ गया हूं मुबशरा, मैं आ गया हूं। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जैद की आवाज भरा गई थी। वो इसे इतनी मजबूती से भींच रहा था जैसे इसे यकीन दिला रहा हो कि अब कोई इसे छू भी नहीं सकता। मुबशरा ने अपना सर इसके सीने में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो तमाम खौफ जो इसने पिछले चंद घंटों में सहा था, जैद के बाजुओं में पिघलने लगा। हुमायूं फर्श पर पड़ा करा रहा था और बाहर पुलिस के सायरन की आवाजें करीब आ रही थी।
زید نے مبشرہ کے بالوں کو چوما اور نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مجھے معاف کر دو مبشرہ، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر گیا، یہ میری غلطی تھی۔ مبشرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت اسے کسی معافی کی ضرورت نہیں تھی، اسے صرف زید کی ضرورت تھی۔ کمرے کے دروازے پر پولیس انسپکٹر داخل ہوا۔ مسٹر زید، ہم نے فارم ہاؤس کو گھیر لیا۔ زید نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی چنگاریاں تھیں۔ اس کتے کو لے جاؤ یہاں سے اور اس پر اتنے کیسز بناؤ کہ ساری زندگی جیل میں سڑتا رہے۔ زید نے اپنی جیکٹ اتار کر مبشرہ کو پہنائی اور اسے اپنے حصار میں لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے مبشرہ کے چہرے کو چھوا۔ وہ آزاد تھی، محفوظ تھی اور سب سے بڑھ کر وہ جان گئی تھی کہ زید کے لیے وہ اب صرف ایک کانٹریکٹ نہیں رکھ کر رہی۔ ایک رات شیطان باہر گیا اور محبت نے اپنا پہلا بڑا مارکا جیت لیا تھا۔ بس بھی کریں زید، آپ پچھلے 10 منٹ سے مجھے ایسے گھور رہے ہیں، مجھے اب شرم آ رہی ہے۔ مبشرہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے جھکے لہجے میں کہا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی اور زید اسے پیچھے کھڑا آئینے میں نظر آنے والے اس کے سراپے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ زید نے سب سے پہلے اپنی شادی کی اناؤنسمنٹ کی تھی اور آج اسی لیے ولیمے کی تقریب رکھی تھی جس میں شہر کی ایلیٹ کلاس کو دعوت دی گئی تھی، اور اس وقت شہر کے عالیشان بینکویٹ ہال میں رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ اسی تقریب میں جانے کے لیے مبشرہ تیار ہوئی تھی، جسے دیکھ کر زید اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ زید نے دھیرے سے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا کروں مبشرہ، میری آنکھیں یقین ہی نہیں کر پا رہی کہ وہی لڑکی ہے جو کچھ عرصہ پہلے ڈری سہمی میرے آفس میں آئی تھی۔ آج تم اس کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت لگ رہی ہو۔ مبشرہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ آج اس نے ہلکی پستے رنگ کا انتہائی قیمتی اور نفیس کام والا لہنگا پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں ہیروں کا ہار جگمگا رہا تھا اور میک اپ نے اس کی قدرتی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ واقعی کسی سلطنت کی ملکہ لگ رہی تھی۔ زید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف گھمایا۔ زید خود بھی بلیک سوٹ میں انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا روب اور دبدبہ آج بھی وہی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ چلیں سب انتظار کریں۔ زید نے اپنا بازو پیش کیا۔ مبشرہ نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے بازو میں ڈال دیا۔ چلے، شہر کا بڑا بینکویٹ ہال روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ شہر کی تمام اشرفیہ وہاں موجود تھیں۔ جیسے ہال کا مرکزی دروازہ کھلا اور زید مبشرہ کے ساتھ اندر داخل ہوا، تمام نگاہیں ان دونوں پر جم گئیں۔ یہ وہ جوڑا تھا جس کے بارے میں پچھلے کچھ دنوں سے پورے شہر میں چہمگوئیاں ہو رہی تھی، خاص طور پر ہمایوں والے واقعے کے بعد۔ لیکن آج زید نے مبشرہ کا ہاتھ اتنے فخر سے تھاما ہوا تھا کہ کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ کوئی منفی بات کر سکے۔ اسٹیج کے پاس زید کے والدین اور خاص طور پر اس کی دادی اماں بیٹھی تھیں۔ دادی اماں جو ویل چیئر پر تھیں اور خاندان کی سب سے بزرگ اور سخت ویر خاتون سمجھی جاتی تھیں، ان کے چہرے پر آج الگ ہی رونق تھی۔ زید مبشرہ کو لے کر سیدھا دادی کے پاس گیا۔ دادی جان، یہ رہی آپ کی بہو، زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مبشرہ نے ادب سے جھک کر دادی کو سلام کیا۔ اس کے دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں زید کا خاندان اس سے قبول کرے گا یا نہیں، کیونکہ وہ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھی اور یہ لوگ ارب پتی تھے۔ لیکن دادی نے کانپتے ہاتھوں سے مبشرہ کا چہرہ تھاما اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیتی رہو میری بچی، ماشاء اللہ، نظر نہ لگے۔ زید نے تو چاند کو زمین پر اتار لیا۔ اتنی معصومیت، اتنا نور، ایسی بہو کے لیے تو میں ترس گئی تھی۔ زید کی ماں نے بھی آگے بڑھ کر مبشرہ کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خوش آمدید بیٹا، تم نے ہمارے بیٹے کو بدل دیا ہے، اس کے لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ مبشرہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ جس حقارت اور رد کیے جانے کے ڈر میں مبتلا تھی وہ ایک پل میں ختم ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ غربت پیسے سے نہیں بلکہ مقدر سے ملتی ہے، اور آج مقدر اس پر مہربان تھا۔ ہر چہرے پر مبشرہ کے لیے رشک تھا اور وہ خود بھی اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ مبشرہ کی ماں اور بہن بھائی بھی مسکراتے چہروں کے ساتھ تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کے بعد جب مہمانوں کا رش کچھ کم ہوا تو زید مبشرہ کو ہال سے متصل ایک پرسکون باغیچے میں لے آیا، جہاں ہلکی موسیقی بج رہی تھی اور فوارے چل رہے تھے۔ چاندنی رات میں یہ منظر بہت حسین تھا۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، ایک پرسکون خاموشی۔ زید، مبشرہ نے آہستہ سے اسے پکارا۔ زید کے ہاتھ کی مہندی کی لکیروں کو اپنی انگلیوں سے چھو رہا
मेरे दिल में एक सवाल है जो मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। मुबशरा ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई बात पूछने से डर रही थी कि कहीं ये खूबसूरत लम्हा खराब ना हो जाए, लेकिन सच जानना जरूरी था। जैद ने सर उठाकर इसे देखा। पूछो, अब हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं है। मुबशरा ने गहरा सांस लिया। आपके पास दौलत की कमी नहीं थी, ना ही लड़कियों की। आप चाहते तो किसी भी बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी से शादी कर सकते थे। फिर आपने इस दिन मुझसे वो अजीब और गरीब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? क्यों एक गरीब और जरूरतमंद लड़की को चुना? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं मजबूर थी और आसानी से मान जाती? जैद के लबों पर एक मुस्कुराहट आई, लेकिन ये मुस्कुराहट संजीदा थी। वो उठा और फवारे के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ लम्हे वो पानी को देखता रहा, फिर मुड़ा। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया? जैद ने नरमी से कहा, हाँ शायद। आगाज ऐसा ही था, लेकिन इसकी वजह कुछ और थी। वो वापस आया और मुबशरा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरे दादा जान मरहूम ने मरने से पहले एक वसीयत लिखी थी। वो चाहते थे कि मैं आवारागर्दी छोड़कर जिम्मेदार बनूं। इनकी वसीयत के मुताबिक अगर मैं 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करता तो मेरी तमाम खानदानी जायदाद, ये कंपनी, ये घर, सब कुछ ट्रस्ट को चला जाता और मेरे हाथ कुछ ना आता। मुबशरा हैरत से इसे सुन रही थी। जायदाद? हाँ, जैद ने इस बात में सर हिलाया। मेरी 25वीं सालगिरह में सिर्फ 1.5 महीना बाकी था जब तुम मेरे ऑफिस आई थी। मैं शादी नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि लड़कियां सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे पीछे आती हैं। मुझे मोहब्बत पर यकीन नहीं था, इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिमाग में फौरन ये ख्याल आया कि क्यों ना एक मुआहदे के तहत शादी कर लूं। जायदाद मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगी और फिर कुछ अरसा बाद तलाक देकर मैं अपनी जिंदगी में वापस आ जाऊंगा। मुबशरा का दिल धक से रह गया। तो ये सब जायदाद के लिए था। एक लम्हे के लिए इसे लगा जैसे वो दोबारा इसी मुकाम पर खड़ी है जहां वो सिर्फ एक डील थी। जैद ने इसके चेहरे के बदलते तासुरात पढ़ लिए। इसने मजबूती से मुबशरा के दोनों हाथ थाम लिए। लेकिन मुबशरा, ये सच अधूरा है। जैद की आवाज में जज्बात का एक तूफान उमड़ आया। हाँ, मैंने तुम्हें जायदाद के लिए चुना था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा। जैद की आंखों में नमी चमकने लगी। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ मुबशरा, वहां सब कुछ मसनूई है। चेहरे, मुस्कुराहटें, ताल्लुकात सब प्लास्टिक के हैं। वहां औरतें जदीद तो हैं, लेकिन इनमें वो औरत नहीं है जो घर को घर बनाती है। जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे पहली बार पता चला कि असल मासूमियत और नस्वानियत क्या होती है। तुम्हारा वो डरते डरते बात करना, अपनी इज्जत के लिए तड़पना, मेरी जरा सी परवाह पर खुश हो जाना, तुम्हारी सादगी ने मुझे तुम्हारा गर्विदा कर लिया। मैंने अपने सर्कल में हजारों लड़कियां देखी, लेकिन तुम जैसी एक भी नहीं देखी जिसके अंदर इतनी हया और इतनी वफा हो। तुमने मुझे सिर्फ शौहर नहीं बनाया, तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। मुबशरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू गम के नहीं थे। जिस रात हुमायूं तुम्हें ले गया था, जैद की आवाज भर आ गई। इस रात मुझे एहसास हुआ कि अगर ये सारी जायदाद, ये सारी दौलत मेरे पास हो और तुम ना हो, मैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान होऊंगा। मैं इस वसीयत को आग लगा सकता हूँ मुबशरा, लेकिन तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैद ने अपनी जेब से कागज निकाला और इसे मुबशरा के सामने फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये वो कॉन्ट्रैक्ट था। आज से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई डील नहीं। आज से सिर्फ तुम हो, मैं हूं और हमारी जिंदगी है। मुबशरा को अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लड़की जो चंद पैसों के लिए अपनी आज़ादी बेचने आई थी, आज इस शख्स की मोहब्बत की वारिस बन गई थी जिसके लिए दुनिया तरसती थी। जैद, वो रोते हुए इसके गले लग गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे दिया जिसकी मैं हकदार भी नहीं थी। जैद ने इसे अपने हिसार में लिया और आसमान की तरफ देखा जहां चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। तुम इससे भी ज्यादा की हकदार हो मेरी जान। तुमने मेरे घर को नहीं, मेरे दिल को आबाद किया है। दूर कहीं हॉल में जश्न की मौसीकी जारी थी, लेकिन यहाँ इस खामोश गोसे में दो सादिल हमेशा के लिए एक हो चुके थे। वो रिश्ता जो एक मजबूरी और सौदे से शुरू हुआ था, एक लाजवाल मोहब्बत पर तमाम हुआ।